दुनिया में हर एक चीज एटम से मिलकर बनी हुई है और इसी छोटे से एटम में और छोटे 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हेलो डियर बच्चा गैंग, कैसे हो तुम लोग? आई एम योर टीचर कृतिका राठौर एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं जो तुम लोगों को अपने स्टैंड पॉइंट से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये वीडियो 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड है और आज की इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को चैप्टर नंबर जो 3 था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? उसमें अपन ने पढ़ा था कि एक जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उनने बोला था कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, मतलब तुम इसको और ब्रेक नहीं कर सकते। जो भी सब्सटेंस है ना, जो भी अपने अराउंड तुम सब्सटेंस देखते हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं एटम्स। और वो जो एटम्स होता है वो इनडिविजिबल है, तुम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब 19th सेंचुरी का एंड आता गया तो तब तक बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी बहुत सी डिस्कवरीज कर चुके थे और उन्होंने बेटा जॉन डाल्टन को क्या प्रूफ कर दिया? उन्होंने उसको डिस्प्रूफ कर दिया इस थ्योरी को। उन्होंने बोला कि नहीं, जो एटम होते हैं वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। एटम को हम और डिवाइड कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अपन इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट एक बार पढ़ लेते हैं। John Dalton considered atom to be an indivisible entity, but this concept had to be discarded at the end of 19th century when scientists through experiments were able to find existence of charged electrons and protons and neutral particles, neutrons in the atom. These particles were called the subatomic particles. उन्होंने ये भी बोला कि जो एटम होता है ना, उसमें 3 तरीके के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनको अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जीरो चार्ज प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं कि वो न्यूट्रल एंटिटी है, न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, अब अपन इनकी डिस्कवरीज की बात करेंगे कि कैसे पता चला है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या प्रोटॉन प्रेजेंट होता है या न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है किसी एटम में, ये कैसे पता चला? तो इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। थॉमसन एक्सप्लेन, थॉमसन साइंटिस्ट थे, इनका नाम बहुत आएगा, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर। ठीक है, थॉमसन एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था। इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं, मैं बनाकर बताती हूँ। एक उन्होंने लिया था डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, जैसे ट्यूबलाइट वाला जो ट्यूब नहीं होता है, वो एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें 2 रॉड्स थी, एक थी कैथोड। ठीक है, एक थी कैथोड। कैथोड जो होती है ना वो नेगेटिव रॉड होती है। क्या होती है? नेगेटिव रॉड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एक थी पॉजिटिव रॉड जिसको बोलते हैं अपन एनोड। एनोड इज द पॉजिटिव रॉड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया एक बैटरी से। वैसे उस टाइम पर बैटरी नहीं हुआ करती थी क्योंकि बहुत 1800s की बात है। ठीक है, लेटर पार्ट ऑफ 1800, मतलब 1850 के बाद की बात है। ओके, तो उस टाइम पर इंडक्शन कॉइल हुआ करती थी, लेकिन अपनी बुक में बैटरी लिखा होता है तो अपन ठीक है, जो एनसीईआरटी कहती है अपन वही चीज रेफर करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में भी हमें एनसीईआरटी बेस्ड ही लिखना होता है। ठीक है, और फिर उन्होंने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई? 10,000 वोल्ट। ठीक है, जब बिजली कड़कती है ना तब 10,000 वोल्ट की बिजली, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो इतने हाई वोल्टेज जो उन्होंने क्या किया? हाई वोल्टेज दिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने भर दी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस फिल करी? हाइड्रोजन। और यहां पर ना उन्होंने एक वैक्यूम पंप भी लगाया हुआ था लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए। वैक्यूम पंप ने क्या किया? जो भी एक्स्ट्रा एयर थी इसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसको उसने बाहर रिमूव कर दी। ठीक है, ताकि अगर देखो ज्यादा एयर होगी, ज्यादा गैसियस पार्टिकल्स होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। लेकिन अपने को पता है कौन सी कंडीशन चाहिए थी डिस्चार्ज ट्यूब में? अपने को चाहिए था भैया हाई वोल्टेज एक्सपेरिमेंट के लिए और लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पर काम करना था। ठीक है, इसलिए वैक्यूम पंप यहाँ पर लगाया था, वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम की स्पेलिंग में W आता है। ठीक है, ठीक है, अब इतने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर क्या हुआ ये कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, पहले मैं इसको मूव कर देती हूँ थोड़ा सा और छोटा भी कर देते हैं।
ताकि मैं बाकी चीजें भी यहाँ समझा। तो लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज पर ये जो हाइड्रोजन गैस थी H2, ठीक है, वो सबसे पहले डिसोशिएट हुई दो हाइड्रोजन में, H और H में, लेकिन ये H अकेले बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। फिर वापस से ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो बहुत लो प्रेशर हाई वोल्टेज पर, इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हुआ कि लो प्रेशर पे जो गैसेस थी ना, लो प्रेशर पे गैसेस एक दूसरे से बहुत टकराती है, रैंडमली मूव करती है, बहुत टकराती है, उनको एकदम स्पेस मिल जाता है कोलाइड करने के लिए ना, मूव करने के लिए। तो हुआ ये कि इतनी टकराई गैसेस कि जो हाइड्रोजन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाइड्रोजन आयनाइज हो गया, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बचा है ना, और एक इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए अपन इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक पॉजिटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज गया तो इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले H2 टूटा H और H में, फिर H आयनाइज हो गया H पॉजिटिव में। आया समझ में? तो दो चीजें अपने को यहाँ से मिली, एक तो इलेक्ट्रॉन्स मिले और एक H पॉजिटिव मिला। अब साइंटिस्ट ने पता क्या किया था, उन्होंने एनोड साइड पर परफोरेशंस कर दिए थे और इधर एक जिंक सल्फाइड लगा दी थी, ठीक है, जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी थी। ये क्या होता है 11th में पढ़ोगे, अभी दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग होती है ना, पता है क्या करती है, अगर उसके ऊपर कोई भी चीज टकराती है तो वो एकदम से स्पार्कल करती है, चमचमाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो जाता है इन परफोरेशंस के थ्रू, है ना, परफोरेशंस के थ्रू एनोड के पास, और यहाँ पर चमक उठती है, ठीक है। तो मतलब हमें समझ में आ गया कि कोई चीज है जो इधर सामने से इसकी तरफ आ रही है, ठीक है, क्योंकि कोई चीज यहाँ से आएगी तभी जाकर वो यहाँ टकरा पाएगी और फिर स्पार्कलिंग होगी। आया समझ में? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये जो नेगेटिव चार्जेस है उनको फिर उन्होंने आगे जाके नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस तरीके से ग्रुप्स में, है ना, पूरे ग्रुप में आते हैं, ऐसे रे के फॉर्म में, रे की तरह आते हैं, इसलिए इसको बोला गया कैथोड रेस। मतलब कैथोड से एनोड की तरफ आती हुई जो इलेक्ट्रॉन्स की रे है उसको उन्होंने नाम दिया कैथोड रे। तो आई होप कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फैक्ट्स को जान लेते हैं। सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जिस तरीके से वेट की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, ग्राम होती है, उसी तरीके से चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। एज कैलकुलेटेड बाय रॉबर्ट ई मिलिकन, एक रॉबर्ट ई मिलिकन थे, उन्होंने कैलकुलेट की थी इसकी वैल्यू। तुम्हें बहुत ज्यादा वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, मास याद रखना थोड़ा जरूरी रहता है। बाकी इस चैप्टर में जब 11th में जाओगे तब तुम्हें वैल्यूज का बहुत काम होगा, क्योंकि तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। बट अभी तुम्हें यहाँ पर बस मास याद रखना रहेगा थोड़ा बहुत, बाकी इतना कुछ चार्ज का रोल नहीं है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब सोचो कितना कम है ना। अभी ये 9.1 को मैं राउंड ऑफ में 9 ले लूं तो 9/31 टाइम्स 0 लगा दो, सोचो कि कितना कम चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रॉन का तो कोई वेट ही नहीं है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो भैया इसका आंसर तो तुमको अभी मिल गया, किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, थॉमसन ने। नेक्स्ट, व्हाई डिड थॉमसन मॉडल फेल, ये तो अपने को आगे वाली चीज में देखना है। और क्या क्वेश्चंस हैं अपने पास, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो आगे जाकर रदरफोर्ड आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो फिर ये वाला थर्ड चैप्टर का है ना, इसको मैं बता देती हूँ। लेकिन क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287, लेकिन इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ये इसका करेक्ट आंसर है ना। चलो इसके लिए थर्ड चैप्टर पढ़ लेना, ये थर्ड चैप्टर का मैंने क्वेश्चन लगाया था ताकि थोड़ा सा पहले का भी अपने को टच हो जाए। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन्स की अपन डिस्कवरी करते हैं, है ना, मतलब अपन नहीं करते, साइंटिस्ट कर चुके हैं, अपन तो बस पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई ना, उसी का उल्टा कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसी तरीके से प्रोटॉन की भी हुई, बस उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब देखो किया क्या उन्होंने, कहां गया वो पेज अपना, ये रहा।
अभी जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी थी तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, एनोड साइड पर परफोरेशंस किए थे कि नहीं किए थे। लेकिन लेकिन अब जब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करनी थी तो साइंटिस्ट ने यहाँ कोई परफोरेशंस नहीं किए, साइंटिस्ट ने परफोरेशंस किए कैथोड साइड पे। कहाँ किए, कैथोड साइड पे। अच्छा, मैंने तुमको बताया था कि जब ये लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर हाइड्रोजन गैस टूटती है तो अपने को एंड प्रोडक्ट्स में भैया क्या क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और H पॉजिटिव मिलता है। अब ये जो नेगेटिव था वो तो पॉजिटिव के पास गया है ना, और क्या बन गई भैया, कैथोड रेज बना दी इलेक्ट्रॉन ने मिलकर। लेकिन ये जो H प्लस है इसका भी तो कोई ना कोई काम होगा, तो जो पॉजिटिव होता है वो किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, दूसरे बार में इस तरफ है ना कैथोड साइड में जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई, यहाँ पर नहीं लगाई, और उन्होंने कैथोड साइड में परफोरेशंस किए। ठीक है, अब जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की साइड जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव था वो कहाँ गया, कैथोड साइड पर। तो H पॉजिटिव की ऐसे रे नजर आ रही थी तो उन्होंने उसको नाम दे दिया एनोड रेज, मतलब एनोड की तरफ है ना, एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई जो रेज है उसको बोला जाता है एनोड रेज। आगे सो ई गोल्डस्टीन, और ये किसने किया था, ये ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। ई गोल्डस्टीन बाय हिज फेमस एनोड रेज और कैनाल रेज, एनोड रेज को और क्या बोला जाता है, कैनाल रेज, एक्सपेरिमेंट was able to detect presence of positively charged particles called protons in the atom। उन्होंने कहा कि एटम में कोई पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है, प्रोटॉन्स। नेक्स्ट, प्रोटॉन्स के बारे में देख लो। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पर बस नेगेटिव आ जाता है, प्रोटॉन में बस अपन प्लस लिख देते हैं, बाकी चीजें सेम है ना। फिर मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये ग्राम्स में। मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन पता है कितना भारी है इलेक्ट्रॉन से, 1840 गुना भारी है, इतना ज्यादा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का तो फिर नेग्लिजिबल मास है, कोई मास है ही नहीं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी वैसे तुम लोगों को ये नहीं पढ़ना है कि उनने क्या बम्बार्डिंग की वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन तुम कैंसिल कर सकते हो, है ना, कर सकते हो, क्या कर ही दो। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बस किसने की, इतना याद रखना, इस पे इतना ही क्वेश्चन आता है कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी। और न्यूट्रॉन कैसे पार्टिकल होता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, These particles were called neutron, that is neutral particle, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है इसमें पार्टिकल्स को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन आर एब्सेंट इन प्रोटियम आइसोटोप since mass of electron negligible as that to the proton and neutrons, hence sum of, फिर यहाँ पर दिया गया है एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, तो एटॉमिक मास बराबर होता है, मतलब एटम का मास किसके बराबर होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल मास होता है, इसलिए एटम के मास में ना अपन इलेक्ट्रॉन के मास को इंक्लूड नहीं करते, तो एटॉमिक मास बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, न्यूट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऐसे। ठीक है, तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। इसको अपन थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं या फिर बक्से में कैद कर देते हैं ना, बॉक्स में। चलो शेप्स, ये इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि किसने किसकी डिस्कवरी करी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन E. Goldstein, and discovery of neutron James Chadwick।
ये अपन ने रिकैप किया। एटॉमिक मास बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है तो एटॉमिक मास बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, जो मास होता है प्रोटॉन का वो ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स होता है टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज इट। एटम्स की डिस्कवरी ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। बाय बाय।